सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज तो कौम पर हैरतों के आश्कार होने का दिन है। एक फैसला साबिक सदर परवेज मुशर्रफ केस में खुसूसी अदालत की तरफ से आया, जिसमें आइन शिकना जुर्म साबित होने पर इन्हें 2-1 की अक्सरियत से सजाए मौत सुनाई गई। आम पाकिस्तानी अभी सजा की खबर को समझने की कोशिश में था कि फरियाल तालपुर और खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर होने के फैसले की खबर आ गई, लेकिन फिर खुसूसी अदालत के फैसले पर पाक फौज के शदीद रद्द-ए-अमल की खबर आ गई। पाक फौज की तरफ से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक इस फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर रह चुके हैं। उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं, इसलिए वो हरगिज गद्दार नहीं हो सकते। DGISPR का कहना है कि केस को उजलत में सुना गया, कानूनी और आईनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। दूसरी तरफ साबिक सदर के वकील सलमान सफदर ने फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है, लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि पाक फौज के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं और हमें महरीन मलिक साहबा भी ज्वाइन करेंगी, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन पहले आज की इन बड़ी हैपनिंग्स पर रिपोर्ट देखते हैं। हमारे साथ है महरीन मलिक साहिबा, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने जमात बनाई। महरीन मलिक साहिबा, क्या रद्द-ए-अमल है इस पर आपकी जमात का? अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह का जो फैसला हमने सुना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट केम टू अस एज अ सरप्राइज़, क्योंकि हम नहीं सोच रहे थे कि एकदम इतना बड़ा फ़ैसला दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये फ़ैसला आया तो ज़ाहिर है हमारे लिए कि बहुत ही अफसोसनाक दिन था और ये फ़ैसला आना हमारे लिए वी वर टेकन अबैक। बट फिर भी हम लोगों ने अपना जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, उसमें अपने अहदेदारान का हंगामी इजलास बुलाया, उनसे मुशावरत की और जो हमारी लीगल टीम है जो इस वक्त मुशर्रफ साहब के केसेस देख रहे हैं, उनके साथ भी बैठकर इस बात पर मुशावरत की और इस बारे में हमने अगले लाए अमल जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ होगा उस पर बैठकर बातचीत हुई हमारी। ये फरमाइए कि अभी परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से बयान भी आया कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, उस पर भी बात नहीं हो सकी। और एक अजीब सूरत हाल ये है कि इस केस में जो विफाकी हुकूमत होती है उसका पार्टी होना ज़रूरी है। विफाकी हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर कहते रहे कि वो और लोगों के नाम शामिल करना चाहते हैं। फिर उसमें यह भी कहा गया कि जो पिछली प्रोसिक्यूशन टीम थी, यानी नून लीग ने जो बनाई थी, नवाज शरीफ साहब ने जो बनाई थी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो सारा कुछ किया था, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं। तो ये बातें भी नहीं हो सकी। ये अजीब सूरत हाल नहीं कि इसमें तो हुकूमत भी आपकी तरफ खड़ी है, उसको भी परेशानी है कि ये हो क्या है, केस को सही तरह सुना ही नहीं गया इसमें। देखिए, अगर आप देखें तो इस केस की बुनियाद ही गलत है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, एक फ़र्द वाहिद ने इस केस को परसू किया। जब ये केस दायर भी किया गया था तो इसमें फ़ेडरल गवर्नमेंट को कभी भी पार्टी नहीं बनाया गया। दूसरी जो यहाँ पर मैं बात कहूँ कि जब आप एक ट्रीज़न केस आप कर रहे हैं किसी पे, तो आप एक अकेले शख्स को ट्रायल नहीं कर सकते, उसमें उसके साथ जो लोग होते हैं शामिल, जो उसमें कोलैबोरेट करते हैं, उनको भी ज़ेर तफ्तीश लाया जाता है, उन पर भी ट्रायल किया जाता है। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही एक वन साइडेड केस है और ये जजमेंट है, किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराया गया। सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ साहब पर ये केस लागू किया गया और ये कार्रवाई की गई। और हुकूमत भी इसी पे है। हाँ, खरल साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर ज़रा मुझे वाज़े करें कि DGISPR इस पर क्या कह रही है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसमें तो वाज़े है कि तमाम फौज की तरफ से, ज़ाहिर है वो जो भी कहते हैं, पूरी एक आज हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आला फौजी अफसरान मौजूद थे। वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज़रा मुझे बता दें। वो कह रहे हैं कि जी ना ड्यू प्रोसेस इसमें हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट ही वो कह रहे हैं जी गलत। नाज़रीन के लिए अगर इजाज़त है तो मैं उर्दू में समझा देता हूँ। कोट अन कोट उनकी कही हुई, जनरल आसिफ गफूर साहब जो पाक फौज के तर्जमान हैं, जो फौज का रद्द अमल है
उस हवाले से जो गमो गुस्से की बात आ रही है कि उनकी तरफ से जो इस्तराब है, कोर्ट एंड कोर्ट में पढ़ के सुना रहा हूँ 1 मिनट ब्रीफली। एक तो ने कहा कि जनरल मुशर्रफ के फैसले के हवाले से जो अभी आज इजलास हो रहा है उसके हवाले से जो सामने रद्द-ए-अमल आया, खसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गमो गुस्सा और इस्तराब है। ये तर्जमान पाक फौज की जानब से, आगे उनका ही बयान में पढ़ता जा रहा हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 40 साल से ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत की है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क के दिफा के लिए जंगें लड़ी हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ किसी सूरत में गद्दार नहीं हो सकते। केस में आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ये सारी चीजें DGISPR कह रहे हैं। पाक फौज के तर्जमान, पाक फौज का मौकम है ये, कोर्ट हाँ उनका बता रहा हूँ। खसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई। केस को उजलत में निपटाया गया। अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब का, पाक फौज का, उनके तर्जमान के जरिए जो मौकफ सामने आया। मैंने बाबर साहब पर जाना है, मुझे बताएं ये जो आखिरी बात है, आईनी पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा, अब फैसला तो आ गया, अब क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा? उससे उम्मीद है कि फिर बेहतर कोई फैसला आएगा? या देखिए मैं आपको एक बड़ी बात करने लगा हूँ। देखिए जजमेंट के ऊपर तो बात हम नहीं कर सकते, जो भी हुई है वो तो सामने नजर आ रही है और जो तबसरे भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो पूरी जो कौम है सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ या मुशर्रफ के हवाले से जो उनके साथ सॉलिडरिटी का इजहार कर रही है, वो हक है हर बंदे का। मैं आपको एक बड़ी बात कह रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, है अदालती फैसला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि मैं अभी भी समझता हूं कि मेरे हिसाब से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है, सिटिंग जस्टिस ने, जस्टिस साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि ये फैसला ना सुनाया जाए। ये एक तो मामला आप भी जानते हैं हाई कोर्ट में ये मामला भी जा सकता है और मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, दोनों जगह जहां पे भी जाए। मैं आपको ये कह रहा हूं ये जो मुशर्रफ साहब का फैसला ये उड़ जाएगा। अच्छा, अगर तो फैसला होगा तो सारे कोलैबोरेटर और अबैटर्स के खिलाफ होगा और होना चाहिए अगर ऐसी बात है। और मुशर्रफ साहब को जो फेयर ट्रायल है, जो फंडामेंटल उनका राइट है आर्टिकल 10A के तहत, फिर तो ठीक है। अच्छा, लेकिन सिंगल आउट करके एक आर्मी चीफ की तोसीह है उसका केस सुना जाए और एक केस है साबक जो आर्मी चीफ है उसके केस को सिंगल आउट कर दिया जाए। इस पे आवाजें भी उठेंगी, मैं नहीं उठा रहा। साबक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और प्रोसिक्यूटर जनरल इरफान कादर साहब आज कह चुके हैं और बहुत सारे आईनी माहिरीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो कह चुके हैं कि जिस तरह भुट्टो का एक फैसला मुतनाज़े था, ये फैसला भी हमेशा के लिए मुतनाज़े रहेगा और ये उड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना, मैंने तो नहीं करना। मैं जो समझता हूं इसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। इसमें बहुत सारे बुनियादी आईनी हकूक जो है, जो तकाजा, जो इंसाफ का तकाजा, जो आईनी मामला, जो आईने पाकिस्तान के तहत इंसाफ की तोको की जा रही है, वो इसलिए इसमें बहुत सारे फ्लाज हैं, लूप होल्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा कि ये फैसला नहीं सुनाना आपने, तो अगर दूसरी अदालत ने, वो भी मौजूद हमारे जज साहबान है, अल्टीमेटली जो सुपीरियर कोर्ट में जाएगा मामला, ये फैसला अभी आप जिस तरह कह रहे हैं हाई कोर्ट में भी शायद फुल कोर्ट बेंच तश्कील दी जाए, उसमें भी देखा जाएगा कि क्या होता है। बाबर डोगर साहब, अब इसमें जो रद्द-ए-अमल लिया गया, इससे पहले के DGISPR की तरफ से आता, उससे पहले नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो तो बड़े खुश नजर आ रहे थे कि कोई बड़ा कमाल हो गया है, लेकिन इस दौरान ये क्यों भूल गए कि जनाब मुशर्रफ साहब से NRO लेने में पीपल्स पार्टी आगे आ गई थी। वो अब सारी कहानी खुल रही है। खुद कॉन्डोलीजा राइस ने लिखा कि हम वो डील करवा रहे थे और NRO उनको मिला। फिर पीपल्स पार्टी ने किस तरह से काफ लीग को साथ मिलाया, वो और नायब वज़ीर आज़म का ओहदा वो सब दिया। फिर नवाज शरीफ साहब क्या फेवर लेते रहे कि जी 10 साल हम बाहर जा रहे हैं। कैबिनेट ने हलफ लिया, पीपल्स पार्टी की कैबिनेट ने 2008 में हलफ लिया मुशर्रफ साहब। तो इस पर बाबर डोगर साहब आप क्या कहेंगे? यहां तो लग रहा है कि हुकूमत का मौक़िफ़ भी वही है जो DGISPR का है। उसामा साहब, जब ये एमरजेंसी लगाई गई उस वक्त लॉ मिनिस्टर कौन थे? जाहिद हामिद। मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर आप ये समझते कि ये गैर आइनी इकदाम था, गैर कानूनी इकदाम था, ये आइन शिकनी थी, तो वो बंदा जिसने ये सारा ड्राफ्ट, जो एमरजेंसी का जो ड्राफ्ट था, जिसने उसको लिखा, वो तो जाहिद हामिद था। वो उस वक्त आपकी कैबिनेट में था, वो उस वक्त, उससे पहले लॉ मिनिस्टर था। 3 महीने के लिए उसको वहां से हटाया गया, उसको मिनिस्टर IT बनाया गया, उसके बाद दोबारा लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। ये अजीब बात नहीं है कि वो बंदा जो मुशर्रफ के साथ था, जिसने आइन शिकनी में उसका ड्राफ्ट किया, वो बंदा ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल गद्दार आजम उसको कहेंगे आप, उसके दूसरा बंदा मलिक यूम,
आपके MNA परवेज मलिक का भाई, वो मलिक क्यूम जिसको आसिफ अली जरदारी को सजाए दिलवाने के लिए आपने फोन किए, जिसकी ऑडियो टेप मौजूद है, वो उस वक्त अटॉर्नी जनरल था, उसको भी आपने उससे निकलवा दिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज थे, उनको पकड़ा जाना चाहिए था, उनको निकलवा दिया। फेडरल कैबिनेट थी, उसको निकलवा दिया। उसके बाद जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, जिन्होंने इमरजेंसी के फैसले की तौसीह की, उसको वैलिडेट किया, उनको भी आपने निकलवा दिया। मसला ये है कि ये सारे पॉइंट्स जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी, जब भी अदालती कार्रवाई होगी, तो ये तो पूछा जाएगा कि ये जो सारे लोग थे, वो सारे लोग जो है जिन्होंने, जो अबैटर थे, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से उनका रोल बनता था, वो लोग इसमें क्यों नहीं शामिल। फिर एक और बहुत बड़ी अनोमली है सामा साहब, जी, मुझे एक बात बताएं, एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी 99 की जो आइन का जो केस था, उसमें LFO जो केस था, उस केस में मुशर्रफ साहब को वो ये कहते हैं कि आप आइन में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। LFO की वैलिडेशन का केस गया, उन्होंने कहा जी आप आइन में भी अमेंडमेंट कर दें, जो चीज प्रेयर में थी नहीं वो भी लॉ कर दी। ठीक, वही जो जज साहब हैं, वही चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो 2009 में कह रहे हैं कि जी मुशर्रफ साहब ने आइन शिकनी की इमरजेंसी लगाकर, और PCO जो बड़ा स्टेप था, जो बड़ा एक्ट था, जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजा गया, जिसमें आइन तोड़ा गया, वो ठीक था, उसको वैलिडेट कर दिया। मैं यही कहूंगी कि जो 12 अक्टूबर वाला उधर क्यों नहीं जाते, उसको तो इन्होंने वो किया ही नहीं है, ये तो नवंबर वाले उसको कर रहे हैं। तो मेरा तो 12 अक्टूबर वाली मेरा तो पहला आर्गुमेंट ये है कि अपने जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जिन्होंने आइन शिकनी को जिन्होंने प्रोटेक्ट किया, वैलिडेट किया, उनको भी बुलाया जाना चाहिए, उन पर भी आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल होना चाहिए। ठीक, अच्छा लाया जाना चाहिए, नहीं कानून की मंशा यही है। जी महरीन साहबा, कानून की ख्वाहिश नहीं है, साहिबान को भी बीच में लाना चाहिए, ख्वाहिश नहीं है उसमें जिन्होंने मुशर्रफ साहब को आईनी हक दिया था। ये डोगर साहब ने सवाल उठाया है, क्यों नहीं बीच में लाया जा रहा, ख्वाहिश नहीं है, ये कानून की मंशा है, ये मैंडेटरी है, ये कानूनी तकाजा है। जब तक सारे लोगों को नहीं बुलाएंगे, उसामा साहब अभी पढ़ के आर्टिकल 6 है और उसका सेकंड पार्ट भी सुना रहे थे, नाज़रीन के लिए दोबारा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुनाएं कि आर्टिकल 6 होता क्या है, किनके खिलाफ लगता है, कौन लगा सकता है, एक बंदे के ऊपर नहीं लग सकता, अब आप एक बंदे के ऊपर नहीं लग सकता। अब आप अपील में जाएंगे इस पे, तो क्या आप इस्तिगासे की ये भी दरख्वास्त देंगी कि वो सारे लोग जो आइन शिकनी में उनके साथ रहे, जो उनको वैलिडेट करते रहे, वो चीफ जस्टिस साहिबान, इसमें 2 चीफ जस्टिस हैं, एक चीफ जस्टिस जो है वो अब्दुल हमीद डोगर है, दूसरे इफ्तिखार चौधरी हैं, जिन्होंने उनको वैलिडेट किया। उसके बाद वो तमाम पॉलिटिशियन, वो सारे मिनिस्टर्स, वो सारे जो अटॉर्नी जनरल, वो सारे भी, उनको भी कोर्ट बुलाए, उनका भी ट्रायल होना चाहिए आर्टिकल 6 में एज अ बेटर। सर यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगी कि अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि आप मुशर्रफ साहब को सिंगल आउट नहीं कर सकते। अगर आप आर्टिकल 6 देखें तो उसका क्लॉज 2 जो है, उसमें यह है कि जो उनके साथ फैसिलिटेटर्स थे सारे, जिन्होंने उस वक्त उनके इस इक़दाम का खैर मकदम किया, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए, उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 लगाया जाए। बिल्कुल, और ये एप्लीकेशन हमारे अब बेटर कोलैबोरेटर से अगली बात मैं कह रहा हूं, जो जाहिद अहमद साहब थे, जाहिद अहमद साहब ने उनको मशवरा दिया था, उनको सजेस्ट किया था, लिख के दिया था, समरी पे साइन किए थे, लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उन्होंने ये हमारी एप्लीकेशन ही रद्द कर दी। जाहिद हामिद साहब को और शौकत अजीज साहब को तो उन्होंने बिल्कुल हटा दिया, हमारे जो वकील ने एप्लीकेशन दी थी वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखेगी ना, किसी एप्लीकेशन को सुनने को वो तैयार नहीं, फेवर मिल सकती है ना, जो हम समझ रहे चीजें कि आगे जाके इन चीजों के ऊपर फेवर मिलेगी कि जब वफाकी हुकूमत जो इस्तिगासा देती है वो भी कह रही है कि हमारी बात आप नहीं सुन रहे, जब आप दूसरी तरफ से मुशर्रफ के वकील साहब वो ये कह रहे हैं कि आइन का तकाजा है, जो उसामा साहब से मैंने कहा था, ये आपने भी बात कर दी कि आर्टिकल 6 एक बंदे फर्दे वाद के ऊपर नहीं लग सकता, ये ख्वाहिश मंशा की बात नहीं है। अच्छा, वो सब पे लगेगा जितने भी लोग हैं। एक चीज DGSPR ने जो कहा है, देखें अगर इस तरह केस चलेगा कि एक फर्द वाहिद को ही टारगेट किया जाएगा तो इससे क्या इंप्रेशन जाएगा इंटरनेशनली या नेशनली,
कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। किसी भी क्रिमिनल केस में जो भी बंदा है उसकी सुनवाई ना हो और फैसला दे दिया जाए। अच्छा, ये क्या कानूनी तकाजे पूरे होते हैं? एक सवाल मैं फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 एक सवाल मैं भी ये करना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली आर्टिकल 10A के मुताबिक आपको राइट ऑफ डिफेंस है जी। अच्छा, एक और आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अच्छा महरीन साहिबा, मुशर्रफ साहब को इन एब्सेंशिया सजा दी गई, उनका फेयर ट्रायल नहीं किया गया, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ये भी बात की कि उनका बयान जो था वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए था। इसके साथ साथ एक और केस भी है, इसहाक डार साहब जो हैं वो भी एक कोर्ट के एब्सकॉन्डर हैं, उनका भी केस चल रहा है, उनका तो फैसला नहीं सुनाया जा रहा। तो फिर ये सारी चीजों को आप किस तरह से देख रही हैं? एक नहीं है, हसन हुसैन दोनों वो भगौड़े हैं, और उसके बाद अली सलमान जो है, अली इमरान जो है दामाद शहबाज शरीफ के, वो भगौड़े हैं, वो उसके बाद सलमान शहबाज भगौड़े हैं, तो उनके ऊपर तो फैसले नहीं आ रहे। फिर ये सवाल भी है, एक कन्विक्टेड बंदे को आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत देते हैं, ठीक है, कन्विक्टेड, ठीक है, आप कहते हैं जी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, क्योंकि ये जो हैं बहुत बीमार हैं तो अभी फ़िलहाल इनका ट्रायल इनकी सज़ा रोक दी जाए, इनको मौका दिया जाए क्योंकि ये बीमार हैं, ये सख्त अलील हैं। कन्विक्टेड, मैं कन्विक्टेड की सर बात कर रही हूँ। मुशर्रफ साहब तो कन्विक्टेड भी नहीं है, तो मुशर्रफ साहब के लिए उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनकी जो एप्लीकेशन है वो क्यों रद्द की जा रही है? अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, एक सेकंड खरल साहब, ये देखें कि इसमें DGISPR नेपाक फौज की तरफ से जो कहा जा रहा है कि खुसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है उसके बारे में, तो मैं थोड़ी सी हकीकत आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब रद्दअमल देखें, और इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ कितना ज्यादा वो कहते थे इन्होंने आइन और कानून को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है इफ्तिखार चौधरी के बारे में, उनको रीस्टेट नहीं करना चाहते थे। अब ये जो कोर्ट थी इसकी तश्कील किस तरह हुई ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। ये हुई नवाज शरीफ साहब के कहने पर। नवाज शरीफ साहब ने अब जाती इंतकाम किस तरह लिया कि इफ्तिखार चौधरी से, वो कहते हैं किस इफ्तिखार चौधरी से जिनके बेटे का पता चलता है तारीख का हिस्सा है कि उनके बेटे के पास बेइंतहा दौलत आ गई। वो मुझे खुद पता है कि जनाब वो उसके पास मोबाइल थे जिसमें हीरे जड़े हुए थे, कैसी किसी गाड़ियों में फिरता था, सारा कुछ। फिर वो इफ्तिखार चौधरी खुद अपने बेटे के खिलाफ केस सुनते हैं, उसके हक में फैसला दे देते हैं। वही इफ्तिखार चौधरी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फिर केस चलाते हैं और उसमें फैसला दे देते हैं, जबकि कानून में यह है कि ऐसा शख्स फैसला नहीं दे सकता है, सुन नहीं सकता जो खुद उसमें पार्टी हो। जब ये रेफरेंस बनाया था परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, वो कोई परवेज मुशर्रफ ने नहीं बनाया था, वो उस वक्त की हुकूमत की तरफ से था, उस वक्त के कानून के जो वजीर थे उनकी तरफ से था, उन्होंने वो बदला लिया। तो मेरा ख्याल है कि DGISPR का इशारा उस तरफ है। खरल साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? खुसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ये तो सारा इंतकाम नजर आता है। नहीं, इसमें दो जिस पर आखिरी बात, पीपल्स पार्टी ये कहती रही है कि खलील रहमान रमदे एक जज साहब थे जिनके बेटे को फिर नून लीग ने मुस्तफा रमदे को एडवोकेट जनरल लगाया और वो पता लगा कि कानून की खिलाफ वर्जी थी, उसकी उम्र ही नहीं थी और दीगर बातें। वो और इफ्तिखार चौधरी ये मिलकर 2013 का इलेक्शन उन्होंने नून लीग को जितवाया, ये पीपल्स पार्टी कहती है, मैं नहीं कहता। अब वो शख्स ये सारे बना रहा है, ट्रिब्यूनल भी वही परवेज मुशर्रफ का फैसले भी दे रहा है, तो ये सब क्या होता रहा? पीपल्स पार्टी नहीं कहती रही, PTI भी कहती रही, 35 पेंचर वाला और सारी जो चीजें आई सामने के रमदे और किस तरह सारा। अब मामला ये, आपने एक बात की, इफ्तिखार चौधरी तो इसमें पार्टी है और दूसरा नवाज शरीफ साहब इसमें पार्टी है जिनका जाती बुग़्ज़ और इंतकाम था मुशर्रफ के हवाले से। 12 अक्टूबर से वे क्यों नहीं शुरू करते? अगर 12 अक्टूबर से शुरू करेंगे तो नवाज शरीफ साहब उसमें मुजरम बनते हैं, वो मुलजम बनते हैं, क्योंकि मुशर्रफ को जो उन्होंने हटाया वो एक साजिश थी। उन्होंने एक सिटिंग आर्मी चीफ के जहाज को इंडिया की तरफ मोड़ने के लिए कोशिश की। उस वक्त के IG सिंध जो थे राना मकबूल, उन्होंने एयरपोर्ट पे कब्जा किया। उस वक्त की पंजाब की एलीट फोर्स, में रिकॉर्ड पे बातें कर रहा हूं, पंजाब की एलीट फोर्स को जहाज में भर के नवाब शाह रेस्ट हाउस पहुंचाया गया। उनको हुक्म दिया गया कि नवाब शाह जब आर्मी चीफ सिटिंग उतरेगा आपने गिरफ्तार करना है। मुझे ये बताएं, एक तरफ नवाज शरीफ साहब केस बनाने वाले हैं, जाहिद अहमद उस वक्त जो मुल्ज़म है, मुल्ज़िम आज़म है, प्रिंसिपल अक्यूज्ड है। एक सवाल है, क्या इस सजा के बाद आपका अभी तक परवेज मुशर्रफ साहब से कोई राब्ता हुआ? और इस हवाले से अगर राब्ता हुआ है तो क्या हदायत उनकी, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो उनकी केस के हवाले से उनका क्या कहना है? सर, जब सुबह मैंने जब ये फ़ैसला सुना तो हम लोगों की कोशिश थी कि हम मुशर्रफ साहब के साथ एक टेलीफोनिक रब्ता हो, उनके साथ बातचीत हो और उनसे हम गाइडेंस लें।
लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो वो इस वक्त भी दुबई के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि इस वक्त उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनके साथ इस बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि जहनी दबाव इस वक्त उनके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि वो एक कीमोथेरेपी के थ्रू गुजर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि 1-2 दिन वो इस बारे में कोई किसी किस्म की स्टेटमेंट या किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यही सोचा कि मैं जो लॉयर हैं सलमान सफ्दर साहब, उनके साथ रब्ता करूं और उनके साथ मीटिंग की। हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही ये इनकी कीमोथेरेपी जिसके थ्रू ये आजकल इनकी ट्रीटमेंट हो रही है 1-2 दिन में, मुशर्रफ साहब से रब्ता बहाल हो तो उनसे हम फाइनल आगे की गाइडेंस लें। लेकिन जहाँ तक हमारे वकीलों का ताल्लुक़ है और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारी सोच यही है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अच्छा, एक सवाल और महरीन साहिबा, क्या आप उनकी जो लॉयर्स की टीम है उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं या कोई मजीद लॉयर हायर करेंगी? अच्छा, नहीं जी, इस वक्त सलमान सफ्दर साहब और जो टीम है उनकी परफॉर्मेंस से हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। बस ये एक गुजारिश है कि जो मुशर्रफ साहब के लॉयर हैं उनको उनकी सुनवाई हो, ठीक है, महरीन उनको मलिक साहिबा मौक़िफ़ पेश करने का और डिफेंस का वो दिया जाए। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला में कहीं मत जाइएगा। अब पता चला। अब पता चला। आज इस वक्त हर तरफ बात हो रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ केस पर और उसमें उनको जो सजाए मौत सुनाई गई है उस पर। लेकिन आज अजीब बात यह भी हुई कि जिस दिन ये फैसला आ रहा है उसी दिन साथ ही साथ फौरन से कुछ और फैसले आ रहे हैं। पहले जनाब फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत पर रिहाई का फैसला आता है, फिर यहीं पर बस नहीं, साथ ही खुर्शीद शाह साहब, कहीं तो हम सुनते थे कि नैब कह रहे जी 500 अरब रुपए तक की करप्शन है, 500 अरब रुपए, और पता नहीं क्या क्या सुना के बेनामी इन्होंने कितनी जायदादें बनाई हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, जमीनें हैं, क्या कुछ है उन लोगों के नाम। लेकिन उनकी भी जमानत पर रिहाई हो जाती है। खुर्शीद शाह साहब भी, फरियाल तालपुर साहिबा भी, उससे पहले सरदारी साहब भी बीमार, वो नवाज शरीफ साहब बाहर। तो ये खरल साहब ये समझा दें कि फिर आपका इदारा कर क्या रहा है नैब? आप तो बड़ा उसकी कारकर्दगी को एक दफ़ा सराहते हैं कि जी 350 अरब रुपया रिकवर कर दिया, 70-75 अरब रुपया अभी किया है कुछ ही अरसे में, तो फिर ये क्या हो रहा है अब? 5 से 6 बजे की ट्रांसमिशन में आप नहीं थे, मैंने पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि ये जो सारे बंदे छूट रहे हैं इसका जिम्मेदारी अगर है तो वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो रिस्पेक्टेबल चेयरमैन नैब है, इसके ऊपर आप इमरान खान साहब को कुछ नहीं कह सकते, हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते। अगर वो कच्चे केस बनाए हैं, इन्वेस्टिगेशन अफसर, मुतलका डीजीज, केस अफसर और प्रोसिक्यूटर जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी ज़िम्मेदार हैं कि ऐसे काम वो क्यों करते हैं जिसपे कोर्ट के सामने शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ता है और वहां पे लाजवाब होते हैं और फिर ये बंदे बेलें मिलती हैं। चले, आपको एक तो ये हो गया। सियासतदान आपके दोस्त ये तो नहीं कहेंगे जी हमारे खिलाफ रिलीफ नहीं मिलता। अब ये आप खुद आ गए, उनके मामला ये रिलीफ है, अब ये तो रिलीफ है। ये तो आप समझ आ गए कि जो ये कह रहे थे कि नैब न्याजी गठजोड़, वो भी टाइम फिश हो गया। यही कह रहे थे ना, इंतकामी कार्रवाइयां, वो भी बात खत्म हो गई। ये बयानिए थे ना कि जिसको जो बोलता है उसको पकड़ा जाता है और जो नैब जनाब इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। अब अदालतें आजाद, ये भी पता लग गया कि फौज की ताबे नहीं है। अब ये भी पता चल गया कि जो मुलजम जो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे वो भी इस वक्त भी वो हुकूमत में है, तो अब वो सारी बेलें क्यों हो रही हैं कोर्टों में, नैब वहाँ पे फेल क्यों हो रही है प्रोसिक्यूशन उसकी। तो मामला ये है, ये तो बात है। जो फिर बात है कि ये चेयरमैन साहब को ही इसका जवाब देना होगा कि अगर आपने कच्चे केस बनाए हैं, अगर उनको बेल मिल रही है, हाँ ठीक है, उसमें ग्राउंड्स भी हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को नैब ने अपोज किया, तिब्बी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने सिला रहमी की, ठीक है, दूसरी बात। फिर जरदारी साहब का एक मेडिकल मामला था, ठीक हो गया। फरियाल तालपुर साहिबा का मामला, जब सवाल आए वहाँ पे कि जनाब आपने क्या सारे मुलजमों को पकड़ लिया है, जी नहीं, तो आपने 4 माह से जो उनकी स्पेशल जो बच्ची है वो इग्नोरेंट है, तो क्या या तो हो ना कि लॉजिकल एंड तक केस जा रहा है तो आप इसलिए बेल मिल गई। जारी बात है कोर्ट ने तो एविडेंस की बुनियाद पे करना है। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब के मामला ये है, केस जल्दी में बनाया गया, जिस तरह भी बनाया गया उसका भी यही मामला होना था। आगे आ गए, ये सारा इसके जोड़ ले। अब 3 ट्वीट आए आज जो मुशर्रफ साहब का फैसला आया उसके ऊपर 3 ट्वीट आ गए। एक आ गया जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उन्होंने कहा कि 2007 में मैंने ये कहा था और उसके बाद बेस्ट रिवेंज ले लिया कि कातलों को ही उन्होंने अपनी कैबिनेट में लिया है।
नया वज़ीर आज़म बना के। अच्छा, ये बात होगी, बेस्ट रिवेंज आ गया उस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आ गया तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है। ये आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, क्योंकि नाम भी इस तरह गया है कि अजीब व गरीब किस्म की, वो वरना तो वालिद के नाम से आता है, तो यहाँ पे कास्ट चूंकि वो हमने जरदारी बीच में भुट्टो साहब को जरूर रखना किसी न किसी तरीके से, तो ये भी उल्टी गंगा बह रही है यहाँ पे मुल्क में। तो ये मुझे ये पहले बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं मर के भी जिंदा, ये भुट्टो के बारे में बात कर रहे हैं या अपनी वालदा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एम्बिग्विटी है दोनों के वाले से, दोनों के वाले। चले, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मुशर्रफ को वो टीज कर रही हैं। तीसरा आ जाता है उनके खानदान का एक और फर्द का, या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर। ये कौन कह रही है? बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब। अच्छा, सुन ले थोड़ा सा डॉक्टर साहब, अगर इजाजत, मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत आपसे, आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ एक मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा को मैं चैलेंज देता हूं कि यही ट्वीट वो लिखें, या अल्लाह या रसूल मेरे पापा आसफ जरदारी बेकसूर। वो लिख देंगे उनके लिए, या अल्लाह या रसूल मेरी फुफ्फो फरियाल तालपुर अदित तालपुर बेकसूर। उन्होंने ये लिखने की हिम्मत है, करें ना जरा। अच्छा, आप पढ़ी बाबर साहब, तो आप ये सच भी बोले जरा, इसी से मुझे कितनी देर भुट्टो को बेचेंगे? कितनी देर अपनी वालदा को बेचेंगे? मुझे तो, मैं तो हैरान हूं। एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने होप समझा कि शायद वो जो करप्शन और ये गंद है ये इससे डिसएसोसिएट करेंगे। मुझे ये बताएं, फरियाल तालपुर साहब के दस्तखत भी मौजूद है, बिलावल साहब के दस्तखत भी मौजूद है जी। अच्छा, तो बाबर साहब जी, डोगर साहब, ये जो बातें इन्होंने कही है ना, फिर मुझे बताएं कि जब वो ये कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, तो एनआरओ क्यों भूल जाते हैं? परवेज मुशर्रफ साहब से एनआरओ लिया गया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, उन्होंने भी 10 साल की इजाजत लेकर गए और लोगों को बीच में डाला, वो सब। तो ये हकीकतें क्यों भूल जाते हैं? खुद रिलीफ लेने वाले उस दौर में डिक्टेटरों से, और उसके बाद फिर ये बात साहब, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, मतलब हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी ये पढ़ के सुनाते, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के जरिए हुकूमत और लोगों के लिए हुकूमत। इसमें लोग निकाल दें ना, यहाँ पर लोगों की हुकूमत है ना, यहाँ पर लोगों के लिए हुकूमत है ना, लोगों की हुकूमत है। मसला ये है, अवाम बेचारी तो रुल गई, अवाम बेचारी तो रुल गई, ना किसी के पास रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना घर है, ना रोजगार है। आप देखें सिंध में हाल क्या है, अरबों रुपयों की करप्शन है, अरबों रुपयों की। बिलावल साहब, आपको यह पता है कि आपका खाना कहां से आता है, उसका बिल कहां से पे किया जाता है? एक तरफ मियां नवाशी साहब हैं जो वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं, अपने बेटे अरबों रुपए का बाहर बिजनेस कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टियां बाहर शिफ्ट कर दी हुई हैं, खरबों रुपए की वहां पर प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं। अवाम को देकर क्या गए हैं? अवाम के लिए है क्या? तो वो कौन सी जमहूरियत? हाँ, ये जमहूरियत याद आती है जब इनको पकड़ा जाता है, उस वक्त इनको जमहूरियत याद आती है कि जनाब हमारा आईनी राइट है कि हमें सुना जाए, हमारा आईनी राइट है कि हमें पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाए, हमारा आईनी राइट है कि हमें छोड़ दिया जाए। जरदारी साहब ने कहा था कि तुम 3 साल के लिए हो, हम हमेशा के लिए, नौज़बिल्ला हमेशा के लिए तो अल्लाह की जात है। ये तो ये इस तरह का दावा करते जमहूरियत है ना, और इसका बदला अवाम से लिया जा रहा है। मैं इसी के साथ अवाम से लिया, ये जमहूरियत सिर्फ इस्तेमाल हो रही है इन खानदानों के इक्तदार के लिए, इनके लूटे हुए पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आम आदमी को उसमें मिला ही कुछ नहीं है। अच्छा, एक जुमला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मैं कहता हूं चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी है, और जो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज है, ये डाकूक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जो आपने की कि जमहूरियत के नाम पर जो रिवेंज ले रहे हैं, जो डोगर साहब कह रहे हैं सिंध के अवाम से आपने पैसा लूटा, बिलावल उसके एतराम में 42 आपने प्लाट उनके कब्जा किया, आपने अरबों रुपए लूटा, फेक अकाउंट से जो पैसे आ रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बिलावल हाउस को जो पैसे मिल रहे थे, वो किधर से आ रहे थे? अयान लेकी टिकटें किधर से? ये रिवेंज है। ये अवाम से रिवेंज ही तो ले रहे हैं, जो नंगे सर नंगे पांव जो वहां पे मिट्टी के देख लें, सिंध में देख लें, इंटीरियर सिंध में देख लें, ये रिवेंज ही तो आप ले रहे हैं। खरल साहब, आखिर में आज एक बहुत बड़ा फोरम था पनाहगज़ीनों के लिए, आलमी फोरम जिनीवा में, उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। वहाँ पर वज़ीर आज़म का खिताब बड़ा अहम था, उसमें भारत के हवाले से बात हुई है, उस पर बात करते हैं। बाबर डोगर साहब, ये बड़ा अहम था, इसमें ये कहा गया कि एक तो सराहा गया तुर्की सबसे बड़े वो है महाजरीन के लिए जगह पनागा,
पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा 40 लाख पनाहगज़ीन यहाँ पर आए, आलमी ताकतें फिर भाग जाती हैं। उसके लिए पहले ही, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, हम पहले ही गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी में पिसलें, फिर ये महाजरीन का मसला वो अपनी जगह। तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने इस तरह का कदम उठाया। लेकिन जो भारत की उन्होंने बात की कि वहाँ पर वहाँ के होते हुए, शहरी होते हुए उन लोगों को महाजरीन में तब्दील कर दिया गया है, मुसलमानों को खास तौर पर। आसाम में 20 लाख मुसलमान, वहां पर 1 करोड़ कश्मीर में मुसलमान, उनके साथ जो किया गया है ये तो बड़ा अहम है कि, और अफसोस की बात यह है कि बेहतरीन मौका था कि पाकिस्तान इन चीज़ों को उजागर करता है, जिस तरह इमरान खान साहब वहां पर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें यहाँ अंदरूनी तौर पर एक और मसले का सामना हो गया। देखिए, यूएनएचसीआर में जो मीटिंग हुई है, उसामा साहब, जो इमरान खान ने जो इशू उठाया, देखिए अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई, वहाँ से लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए। शाम में खाना जंगी हुई, शाम से लोग माइग्रेट करके तुर्की चले गए। ये एक और इशू है कि एक मुल्क है, उसमें जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, लोगों का कत्लेआम हो रहा है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं और अपनी जानों की अपनी जानें बचाने के लिए किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने जो इंडिया का जो जिक्र किया है, इंडिया में तो कोई खाना जंगी नहीं हो रही, वहाँ पर तो कोई लड़ाई नहीं हो रही, वहाँ पर तो मामला उलट है। वहां पर एक कानून बनाया गया है कि वहां के जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि ये जो मुसलमान है ये इंडिया के शहरी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, स्टेट अगर ये किसी को डिक्लेयर कर देती है कि ये हमारा शहरी नहीं है, तो फिर वो तो बेचारा रुल गया। मेरा मतलब है कि 20 लाख मुसलमान अभी असम में बैठे हुए हैं जिनकी शहरियत कैंसिल कर दी गई है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, कश्मीर में भी ये स्टेप होगा, वहां भी लोगों की शहरियत कैंसिल की जाएगी और उनको धकेला जाएगा बांग्लादेश की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। ये वही हो रहा है जो म्यांमार में हुआ कि मुसलमानों को बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया गया, उनको स्टेटलेस सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया भी इसी तरफ जा रहा है। और आप मेरा दुनिया को देखना चाहिए, यूएनओ को देखना चाहिए। ये अब ये बहुत बड़ा इंसानी अलमी है, ये बहुत बड़ा इंसानी एक बहरान आने वाला है कि इतने लोगों को स्टेटस डिक्लेयर करके इधर उधर धकेल दिया जाएगा। जब उनकी शहरियत कैंसिल कर दी जाएगी, ना उनको कोई रोजगार के मौके होंगे, ना वो किसी मुल्क के सिटीजन होंगे, ना उनको कोई हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज होंगी। वो कैसे बेगार कैंपों में जेलें बनाई जाएंगी, वहां पर रखा जाएगा। बड़ी तादाद में मुसलमान वो जो यहूदी होते हैं तो कहां पर जाएंगे? तो सर ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ओआईसी तो वैसे ही सोई पड़ी है, अदरवाइज लेकिन अब कहा जा रहा है चाइना ने बुला लिया इजलास यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का कश्मीर पर, ये बड़ा अहम होगा। खरल साहब, जेनोसाइड वॉच एक इदारा है जो नजर रखता है कि कहां कत्लेआम हुआ लोगों का या हो सकता है, उसने 10 स्टेप्स बताए हुए हैं। ये उनकी है, उनका बाकायदा इजलास हुआ, अभी कल की बात है, और उन्होंने बताया 10 स्टेप्स होते हैं। 10वां स्टेप में आपको बता दूं ये होता है कि कत्लेआम के बाद कहा जाता है 10वां स्टेप ये है, 9वां स्टेप होता है कत्लेआम, और 10वां होता है कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने तो लोगों को मारा ही नहीं। तो जेनोसाइड वॉच कह रहा है कि 8 भारत में हो चुके हैं, 8 इक़दाम जो कत्लेआम से पहले होते हैं लोगों के, वो भारत 8 के 8 ले चुका है। अब 9वां और आखिरी कदम ये होता है कि शुरू हो जाता है कत्लेआम। तो वहां तो जो बाबर साहब बात कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि अब तो बस ये होना बाकी है, अगरचे लोग रोज मर रहे हैं भारत में। देखिए, इमरान खान साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज आलमी फोरम पे यही बात की है कि जो असम के, जिस तरह डोगर साहब ने किया है कि उनको 20 लाख जो पहले म्यांमार वाली, उनके पास भी सिचुएशन आ रही है कि आपको पाकिस्तानी शहरी जो जहाँ पे रह रहे हैं उनको अगर कह दिया जाए कि आपकी शरीयत खत्म का आप सबूत लेके आए, वो 3-3 आबाओ अजदाद उनकी नस्लें वहां पे रह रही हैं। तो मामला यह है कि 80 लाख फौज आपने वहां पे 80 लाख आबादी के ऊपर 8 लाख आबादी के ऊपर वहां पे 80 लाख आबादी पर 8 लाख फौज, 80 लाख आबादी पे 8 लाख फौज लॉकडाउन मासरा करके बैठे हैं। जेनोसाइड के वाले से उन्होंने तो फिर मैं कहता हूं 22 रिपोर्ट है, ये 8 नहीं है, 9 और 10वां जो वाकया वो नहीं हो चुका। अभी वहां पे खवातीन के ऊपर जो मस्जिद में घुस के जो मामला किया गया है, वहां पे असम की जो खवातीन बचियां हैं उनकी जो वीडियो आप देखें जो सोशल मीडिया पे वायरल है, वो किस तरह अपना केस लड़ रही हैं अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में। पूरे जो आलमी साहूकार हैं उनको, इंसानी हकूक के जो अलंबरदारों को बता रही हैं कि किस तरह हमें महरूम। इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, हिंदू कह रहे हैं, उनकी खवातीन कह रही हैं, मर्द कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कौन सा इंडिया, ये कौन सा सेकुलर भारत है कि आपने अकलीतों के ऊपर जमीन तंग करके रख दी है। मुझे ये बताएं कि ये जो चीजें हो रही हैं, अच्छा। और 30 लाख या 40 लाख की महाजरीन की बात नहीं है, इमरान खान से जो बात की है 1 करोड़ से ज्यादा महाजरीन, 3 नस्लें हो गई हैं, अफगान महाजरीन की 3 नस्लें हैं, वो 1 करोड़ से ज्यादा की वजीर होने के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डॉक्टर साहब, आप दोनों का। इजाजत दीजिए,
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अब ये जो आज की खबरें आई उनके बाद ये हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में इस्तेहकाम रखे और इदारे जो भी फ़ैसला करें वो मुल्क के लिए और इस कौम के लिए बेहतर हो। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।